हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप मित्रा। तो कल हमने टीजीटी लिटरेचर की सीरीज स्टार्ट की थी, आज उसका सेकंड पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द यूज ऑफ ह्यूमर इन आर.के. नारायण नॉवल। आर.के. नारायण इनके बारे में हमने कल पढ़ा था, इनकी नॉवेल्स के बारे में। तो ये पूछ रहे हैं कि जो आर.के. नारायण है वो किस तरह की नॉवल लिखते थे, उनका ह्यूमर क्या था। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहले आपको खुद पढ़ना है, उसके बाद ही वीडियो देखनी है। ऑप्शन ए, टू प्रोवाइड कॉमिक रिलीफ विदाउट डीपर मीनिंग, मतलब कि वो सिर्फ जो नॉवल थी सिर्फ और सिर्फ कॉमिक के लिए होती थी, मजाक की लहजे में होती थी, जिसका कोई डीपर मीनिंग नहीं होता था। अगर ऐसा कुछ होता तो इनको बुकर प्राइज ही नहीं मिलता। सेकेंड, टू हाईलाइट द एब्सर्डिटीज ऑफ एवरीडे लाइफ इन इंडियन सोसाइटी। क्या ये जो इनकी जो नॉवेल्स थी उसमें जो इंडियन सोसाइटी में जो एब्सर्डिटीज हो रही थी, बेतुका चीज़ें हो रही थी, लाइक इंसेन चीज़ें, रिडिकुलस चीज़ें हो रही थी, उसके बारे में लिखते थे। मे बी। बाकी ऑप्शन बढ़ते हैं। टू अवॉइड एड्रेसिंग कॉम्प्लेक्स थीम, यानी वो अपनी नॉवेल्स में कॉम्प्लेक्स थीम को अवॉइड करते थे, बिल्कुल भी नहीं। टू ट्रिवियलाइज सीरियस इशू, ट्रिवियलाइज का मतलब होता है कि लाइक अंडरस्टेट, किसी चीज़ को छोटा कर देना, यानी सीरियस इशू को वो बेतुका या छोटे रूप में दिखाते थे। तो ये भी नहीं है। आंसर होगा बी। इसकी एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। ऑप्शन बी, टू हाईलाइट द एब्सर्डिटीज ऑफ एवरीडे लाइफ इन इंडियन सोसाइटी। नारायण यानी कि जो राइटर है यूजेस जेंटल सिचुएशनल ह्यूमर to make readers smile when revealing the quirk and contradictions of ordinary Indian life. His humor is not just for comedy. उनका ह्यूमर सिर्फ कॉमेडी के लिए नहीं था, बल्कि it adds depth to characters and subtly criticize society. बल्कि इन्होंने जो उनके कैरेक्टर्स थे उसके द्वारा सोसाइटी को क्रिटिसाइज किया था, जो भी उसमें बेकार की चीज़ें, बेतुके की चीज़ें चल रही थी। इनकी बुक है द गाइड, जो कि इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ यू वर टू डिजाइन अ सिक्वल टू अ टाइगर ऑफ मालगुडी। ये बुक है टाइगर ऑफ मालगुडी, नोवेल है। विच थीम वुड बी मोस्ट रिलेवेंट टू एक्सप्लोर। द रिजेक्शन ऑफ, ये आपको याद होगा, टाइगर ऑफ मालगुडी हमने कल इस बुक के बारे में डिस्कस किया था, और आपको अभी अपने माइंड में याद करना है कि बुक किसने लिखी है। तो टाइगर ऑफ मालगुडी किस थीम के बेस पर थी। द रिजेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ, ऑप्शन बी द सेलिब्रेशन ऑफ मटेरियल वेल्थ, ऑप्शन सी द ग्लोरिफिकेशन ऑफ कॉलोनियल रूल, ऑप्शन 4 द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन ट्रेडिशनल वैल्यूज। तो इसका आंसर है डी। आगे बढ़ते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। आंसर है डी, द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन ट्रेडिशनल वैल्यूज। द ओरिजिनल नोवेल फोकसेस ऑन स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन एंड हार्मनी बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर। आपको पता है जो मालगुडी था वो एक स्मॉल टाउन को इंडिकेट करता है, जिसमें कि ह्यूमन और नेचर के बारे में बता रहे थे। नेचर में जैसे टाइगर का रोल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ मॉडर्न सिक्वल कुड एक्सप्लोर हाउ टेक्नोलॉजी, ग्लोबल ट्रेड एंड मॉडर्नाइजेशन डिसरप्ट द बैलेंस बिटवीन ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल्स एंड न्यू वेज ऑफ लिविंग। तो जिसकी सिक्वल जो हो सकती है वो ये हो सकती है, वो एक्सप्लोर कर सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी होगी, ग्लोबल ट्रेड होगा, वो किस तरीके से जो जीने के तरीके हैं उसको चेंज करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। हाउ डज खुशवंत सिंह, ये राइटर है, इनकी बुक है ट्रेन टू पाकिस्तान, डिफर फ्रॉम अदर पार्टीशन नोवेल। पार्टीशन के ऊपर और भी नॉवेल्स बनी होगी, लेकिन खुशवंत सिंह की जो ट्रेन टू पाकिस्तान है वो बाकी नॉवेल से कैसे अलग है। ऑप्शन ए, इट अवॉइड्स एड्रेसिंग कम्युनल वायलेंस, ये जो है कम्युनल वायलेंस को अवॉइड करता है। इट फोकसेस ऑन द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ पार्टीशन थ्रू अ स्मॉल विलेज पर्सपेक्टिव। ये बुक अगर आपने पढ़ी है, इस बुक के बारे में थोड़ा भी, तो आपको पता होगा कि इस बुक में एक विलेज के बारे में बताते हैं, उस विलेज के पर्सपेक्टिव से बताते हैं कि जो पार्टीशन है, जो इंडिया का पार्टीशन हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान का, तो उन लोगों में
किस तरह की भावनाएं प्रकट हुई थी, वो लोग किस तरीके से उस पार्टीशन को झेल पाए, उनकी इमोशनल स्टेबिलिटी, इन सब के बारे में बताया था। तो आंसर इसका बी होगा। इसकी एक बार एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। ऑप्शन बी, इट फोकसेस ऑन द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ पार्टीशन थ्रू अ स्मॉल विलेज पर्सपेक्टिव। Most partition novels focus on large political events and mass violence, but Train to Pakistan narrows the lens to a single village on the Indian-Pakistan border, showing how ordinary people lives were torn apart. इसमें बोला है कि जो बाकी की नॉवेल्स हैं वो ज़्यादातर क्या दिखाती है, जो बड़े बड़े पॉलिटिकल इवेंट्स हैं, जो मास वायलेंस हो रही है उसके बारे में, लेकिन ट्रेन टू पाकिस्तान ने सारा का सारा ध्यान ना एक सिंगल विलेज की ओर दिया और बताया कि कैसे जब इंडिया और पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ तो वहाँ के जो नॉर्मल सिंपल से लोग हैं, ट्रेडिशनल लोग हैं, उनकी लाइफ पर कैसे असर पड़ा। दिस ह्यूमन स्केल फोकस मेक्स द ट्रेजेडी मोर पर्सनल एंड रिलेटेबल, जिसकी वजह से इस बुक के जो कैरेक्टर्स थे वो काफ़ी पर्सनल लगे। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द बाइंडिंग वाइन? ये नोवेल है द बाइंडिंग वाइन बाय शशि देशपांडे। इट फोकस शोरली ऑन रोमांटिक लव, क्या ये रोमांटिक लव के बारे में थी? इट क्रिटिसाइज द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, क्या ये मैरिज के ऊपर थी? द बाइंडिंग लव। इट रिप्रेजेंट द इंटरकनेक्शन ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। इट सिम्बलाइज द कॉन्स्टेंट ऑफ ट्रेडिशन। देखिए द बाइंडिंग लव इस बुक में स्पेशली व्यूमन के बारे में बताया गया था। ये बुक स्पेशली व्यूमन के बारे में बताती है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आंसर सी, इट रिप्रेजेंट द interconnectedness of human relationship. In the novel, women's stories from different generations are connected like a vine, intertwining across time. The binding part refers to emotional and social ties that connect people, especially women in patriarchal societies. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। हाउ डज अमिताभ घोष, ये राइटर है, इनकी बुक है द शैडो लाइन्स चैलेंजेस ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ बॉर्डर्स एंड बाउंड्रीज। जो अमिताभ घोष की बुक है द शैडो लाइन्स, वो कैसे चैलेंज करती है ट्रेडिशनल नेशंस को जो कि बॉर्डर्स और बाउंड्रीज से बाहर है। बाय ग्लोरीफाइंग नेशनल डिविजन्स, by portraying borders as fluid and subjective construct, by focusing only on personal relationship, by avoiding any discussion of border। ये आपने बुक पढ़ी है तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो 15 का आंसर होगा बी, by portraying borders as fluid and subjective construct. The novel shows that नेशनल बाउंड्रीज आर पॉलिटिकल इन्वेंशन। इन्होंने बताया कि जो नेशनल है, इंडिया है, पाकिस्तान, इसके बीच की जो बाउंड्री बनाई गई है ना, वो पॉलिटिकल इवेंट्स है, पॉलिटिकल ने बनाई है, लोगों ने नहीं बनाई, जो वहाँ के नेता हैं उन लोगों ने क्रिएट की है। दे कैन चेंज ओवरनाइट बट हैव डीप इमोशनल कंसिक्वेंसेस, यानी बाउंड्री तो ओवरनाइट बन सकती है लेकिन जो इमोशनल चीज़ें हैं वो तो चेंज नहीं हो सकते ना। थ्रू मेमोरीज एंड पर्सनल स्टोरीज, यानी कि जो राइटर तो उन्होंने अपनी खुद की मेमोरीज और पर्सनल स्टोरीज से घोष क्वेश्चंस करता है द मीनिंग ऑफ सेपरेशन बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इवेल्युएट द रोल ऑफ मेमोरी इन बोमान देसाईज द मेमोरी ऑफ एलिफेंट। बोमान देसाई राइटर है, इनकी बुक है द मेमोरी ऑफ एलिफेंट। इनमें से, इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट है जो इनकी बुक को बेस्ट इवेल्युएट करता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, इट फोकसिंग सोलली ऑन साइंटिफिक एडवांसमेंट। क्या ये बुक साइंटिफिक एडवांसमेंट पर फोकस करती है? इट हाईलाइट द प्रोटेगोनिस्ट स्ट्रगल with identity and heritage. It avoids addressing personal or cultural history. It serves as a tool for escapism. तो इसका आंसर होगा ए, It focuses solely on scientific advancement. इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, उससे आपको थोड़ा बहुत याद हो जाएगा कि क्यों इसका आंसर ये होगा।
It highlights the protagonist's struggle with identity. Oh. तो क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं. Which of the following best evaluate the role of memory in बोमान देसाई द मेमोरी ऑफ एलिफेंट. बोमान देसाई राइटर है, इन्होंने बुक लिखी थी द मेमोरी ऑफ एलिफेंट. ये आप सबने पढ़ी होगी, ज़्यादा बड़ी स्टोरी भी नहीं है. तो इसमें जो मेमोरी वर्ड है उसका मीनिंग क्या है, इन्होंने ये बोला है. तो ऑप्शन देखते हैं. इट फोकस इन सोली ऑन साइंटिफिक एडवांसमेंट. क्या इन्होंने साइंटिफिक एडवांसमेंट के ऊपर फोकस किया था. ऑप्शन बी. इट हाईलाइट्स द प्रोटेगोनिस्ट स्ट्रगल विद आइडेंटिटी एंड हेरिटेज. क्या ये हाईलाइट करता है प्रोटेगोनिस्ट के स्ट्रगल को उसकी आइडेंटिटी के लिए. इट अवॉइड्स एड्रेसिंग पर्सनल और कल्चरल हिस्ट्री. क्या ये जो पर्सनल और कल्चरल हिस्ट्री है उसको अवॉइड करता है. इट सर्व्स एज अ टूल फॉर एस्केपिज्म. तो इसका आंसर होगा बी. आइए एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं. ऑप्शन बी. इट हाईलाइट्स द प्रोटेगोनिस्ट स्ट्रगल विद आइडेंटिटी एंड हेरिटेज. द मेन कैरेक्टर recalls family history and cultural traditions, trying to reconcile them with modern life. Memory serves as a way to preserve identity. Memory क्या है, हम अपनी जो आइडेंटिटी है उसको प्रिजर्व करते एक तरीका है. बट लेकिन ऑल्सो अ बर्डन दैट कीप्स द प्रोटेगोनिस्ट टाइड टू द पास्ट. लेकिन एक बर्डन भी है जो कि हमको अपने पास्ट से बांधे रखता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे. हाउ डज अनीता देसाई's पोर्ट्रेल ऑफ वुमेन डिफर फ्रॉम दैट ऑफ कमला मरकंडिया. देखिए, अनीता देसाई भी एक राइटर है और कमला मरकंडे भी एक राइटर है. तो उन्होंने पूछा कि इन दोनों की बुक से, इन दोनों ने ही वुमेन के बारे में लिखा है, लेकिन वो एक दूसरे से डिफर कैसे करती है. देसाई अवॉइड्स एड्रेसिंग वुमेन इश्यूज while मरकंडे हाईलाइट देम. नहीं. देसाई फोकसेस ऑन अर्बन वुमेन while मरकंडिया फोकसेस ऑन रूरल वुमेन. यस, देसाई जो थी वो अर्बन वुमेन के बारे में लिखती थी, जबकि मरकंडिया रूरल वुमेन के बारे में लिखती थी. आइए इसकी एक बार एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं. इसका आंसर बी होगा. देसाई फोकसेस ऑन अर्बन वुमेन while मरकंडिया फोकसेस ऑन रूरल वुमेन. अनीता देसाई often writes about middle class, educated, city-based women and their emotional struggle. अनीता देसाई ने हमेशा मिडिल क्लास वुमेन के बारे में लिखा है जो कि एजुकेटेड होती थी, सिटी में रहती थी और उनके जो इमोशनल स्ट्रगल थे उसके बारे में लिखा है. इनकी बुक का नाम है क्लियर लाइट ऑफ डे, फायर ऑन द माउंटेन्स. दूसरी तरफ जो कमला जी थी, इन्होंने फोकस किया जो औरतें गांव में रहती थी, जिस तरीके से उन्होंने गरीबी देखी और जो उनके ट्रेडिशन थे. इनकी बुक का नाम है नेक्टर इन अ साइव. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे. व्हाट इज द नैरेटिव स्टाइल ऑफ सलमान रुश्दी मिडनाइट चिल्ड्रन. ये जो बुक है मिडनाइट चिल्ड्रन है, बहुत ज़्यादा फेमस है, इसको बुकर प्राइज तक मिला है. तो इन्होंने पूछा है जो सलमान रुश्दी की जो मिडनाइट चिल्ड्रन थी, इनका नैरेटिव स्टाइल क्या है. स्ट्रिक्ट हिस्टोरिकल रियलिज्म. नहीं. मैजिकल रियलिज्म विदाउट हिस्टोरिकल कंटेंट. नहीं, हिस्टोरिकल कंटेंट इनके में होते थे. अ ब्लेंड ऑफ मैजिकल रियलिज्म एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स. यस, इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये हिस्टोरिकल इवेंट लिखते थे और इस तरह लिखते थे कि लोग उससे कनेक्ट भी हो जाते थे एक तरह से कॉमिक वे में. तो इसकी एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं. अ ब्लेंड ऑफ मैजिकल रियलिज्म एंड हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स. द नोवेल combines fantastical elements, children with supernatural power, with real events like India's independence and partition. This style lets Rushdie explore political truth. जो अपनी बुक्स के बारे में ये जो रश्दी थी, इन्होंने इंडिपेंडेंस और पार्टीशन के बारे में लिखा था, चिल्ड्रन का रोल लेके, थ्रू इमेजिनेटिव स्टोरी टेलिंग. फैक्ट है कि ये जो बुक थी इन्होंने बुकर प्राइज वोन किया था 1981 में. ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे. हाउ डज शशि थरूर, राइटर है, इनकी बुक है द ग्रेट इंडियन नोवेल री इंटरप्ट इंडियन हिस्ट्री. जो शशि थरूर की जो बुक थी ग्रेट इंडियन नोवेल, वो किस तरीके से इंडियन हिस्ट्री को री इंटरप्ट करती है.
बाय यूजिंग सेटायर टू क्रिटिक पॉलिटिकल एंड सोशल इश्यूज, यस, इन्होंने पॉलिटिकल एंड सोशल इश्यूज के बारे में बोला था, काफ़ी बोला था। बाय अवॉइडिंग हिस्टोरिकल थीम्स, नो। बाय ग्लोरीफाइंग कॉलोनियल रूल, नहीं। बाय फोकसिंग ओनली ऑन माइथोलॉजी, नहीं। तो इसका आंसर होगा ए। एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं जिससे आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आंसर ए, बाय यूजिंग सेटायर टू क्रिटिक पॉलिटिकल एंड सोशल इश्यूज। थरूर retells India's history by reimagining it as the Mahabharata epic, replacing a mythic character with political figure. The satire exposes corruption, hypocrisy, and failures in post-independence politics. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, लास्ट क्वेश्चन है। How did R.K. Narayan's work contribute to the popularity of Indian writing in English? यही हम टॉपिक पढ़े, इंडियन राइटिंग एंड इंग्लिश। इसमें आर.के. नारायण ने जो वर्क किया वो कैसे कंट्रीब्यूट करता है? बाय पोर्ट्रेटिंग कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, क्या उन्होंने कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज क्रिएट की? नहीं। बाय फोकसिंग ऑन सिंपल, वो सिंपल लिखते थे, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज थी, हर कोई इजीली अगर पढ़े तो समझ सकता है। येट प्रोफाउंड स्टोरी टेलिंग रूटेड इन इंडियन कल्चर, यही इसका राइट आंसर है। आंसर बी, बाय फोकसिंग ऑन सिंपल येट प्रोफाउंड स्टोरी टेलिंग रूटेड इन इंडियन कल्चर। नारायण's लैंग्वेज वॉज प्लेन एंड एसेसिबल बट हिज स्टोरीज रिवील डीप ट्रूथ अबाउट ह्यूमन नेचर, यानी कि लैंग्वेज तो सिंपल होती थी लेकिन जो उसमें लिखा होता था वो काफ़ी डीप लिखा होता था, जो बहुत सारी सच्चाई जो ह्यूमन नेचर की थी, हमारी पॉलिटिक्स में चल रही थी, उसको रिवील करता था। हिज फिक्शनल वर्ल्ड ऑफ मालगुडी felt authentic and relatable to both Indian and foreign readers। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जो कल की वीडियो होगी वो इंडियन क्लासिकल लिटरेचर पर होगी और एक ही सिंगल वीडियो होगी जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे। आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दैट वीडियो। तो मिलते हैं कल। हैव अ गुड डे, बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।